अभी तक हमने जो फेडरलिज्म में पढ़ा, अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें तो मैंने आपको बिल्कुल पहले तो ये बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए फेडरलिज्म क्या था। फिर हमने कल देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रही थी तो जो आर्टिकल 256 का प्रीकर्सर है उनके प्रिंसिपल पर वो क्या एग्री हुए थे कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से यूज करेंगे कि यूनियन ने फेडरल लॉज जो बने हुए हैं उनको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर का यूज जो है वो यूनियन के लॉज को इंप्लीमेंट कराने में होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सहमति बड़ी क्लियर थी कि इंडिया विल नॉट बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, एंड द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज दैट इंडिया इज अ फेडरल nation. India will be a federalist structure, but with a unitary bias or with a strong union, which meant that India will be a holding together federation rather than a coming together federation. And India's holding together federation characteristic exhibits itself in both legislative relations and administrative relations. Holding together federation के तौर पर इंडिया में बहुत क्लियर था कि हमारे यहाँ पर सेंटर स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ड्यूरिंग इट्स कॉलोनियल पास्ट एंड एट द डॉन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज सफर्ड एवरीथिंग दैट मेड इंडियन पॉलिटिशियंस एंड इंडियन पब्लिक रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रांग सेंटर टू कीप द कंट्री इंटैक्ट, टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी व्हाइल होल्डिंग द सोवरेनिटी. So they were unanimous on this one thing, that in India there must be a strong center. That is why when you ask Baba Sahab or when you read Baba Sahab, then he says that we have not, India will be a federation of states, or India will be a union of states, because the union will not be destructible, because the union will be supreme power. And then there are Article 2 and 3 which gives center power to create, destroy, alter, break these states, right? And then I told you that everything lies in 5 articles. If you want to understand Indian federalism, everything lies in 5 articles. The first article is Article 2 and 3. First set of article is Article 2 and 3, where you can see and you realize that अरे यहाँ तो स्टेट कोई पावर ही नहीं है. पावर ही नहीं है as in कि states are destructible, they are not indestructible, right? So states can be destroyed by the union by 2 and 3. Second is Article 1 itself. India, that is Bharat, will be a union of states. Third set of article is the legislative provisions, where you see 247, 248, 249, 250, 251, 252 and 253, right? From the Rajya Sabha giving power of making laws on state list to the union in national interest. ठीक? यानी कि नॉर्मल समय पर तो स्टेट लॉज बना सकती है, but during national interest who will make laws? Union. Again, upholding we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular. ठीक, उस सोवरीन को अपहोल्ड करने के लिए क्या बोला गया कि नेशनल इंटरेस्ट के दौरान जब लगेगा कि नेशनल इंटरेस्ट होगा तो राज्यसभा के पास में ये पावर होगी कि वो स्टेट को पावर दे दे. दूसरा क्या आता है कि मतलब पार्लियामेंट को पावर दे दे. दूसरा क्या आता है कि जब स्टेट वॉलंटरली कहते हैं कि भैया आप लॉज बनाइए, व्हेन स्टेट्स फील कि भाई हमारे उससे बाहर जा रहा है. तीसरा क्या है कि जब वो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी लगने के दौरान पूरा स्ट्रक्चर यूनिटरी हो जाएगा. इमरजेंसी लगने के दौरान पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाएगा. अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3 चीजें इमरजेंसी लगने के दौरान राज्यसभा कह दे कि यूनियन लॉज बनाएगा उस समय पर, और जब ट्रीटी मेकिंग पावर पर
जब कोई ट्रीटी मान लीजिए सेंटर ने साइन कर रखी है, उसमें सेंटर लॉ बना रहा है, इन तीनों केसेस में स्टेट की लॉ बनाने की पावर जाती नहीं है। स्टेट भी लॉ बना सकता है। स्टेट की लॉ बनाने की पावर कब जाएगी? जब स्टेट वॉलंटरली कह दे कि भाई इन टॉपिक्स पर यूनियन लॉ बनाएगा। तो तीसरा सेट ऑफ आर्टिकल ये है। चौथा सेट ऑफ आर्टिकल क्या है? 355, 365, 356। ठीक, 355 में क्या है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ड्यूटी, यूनियन की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। यूनियन की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करेगा कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक बात। और तीसरी चीज क्या है? ड्यूटी तो हो गई 355 में। 365 क्या कह रहा है? कह रहा है अगर वो ना माने, ऐसा ना हो, then it shall be lawful for the union to dismiss the state government। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, और डिसमिस करके क्या लगा सकती है? 356 प्रेसिडेंट रूल। लेकिन इन सबके पहले भी कुछ है। वो जो 365 में लिखा है ना, इट शैल बी लॉफुल फॉर द यूनियन टू डिसमिस गवर्नमेंट्स इन केस दे डोंट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। तो वो डायरेक्शंस कहां है? 256 में। ठीक, 256 में क्या लिखा है? 256 में लिखा हुआ है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कैसे चलेगी कि वो यूनियन के लॉज और स्टेट के लॉज को होल्ड कराए, और इस काम को कराने के लिए यूनियन के पास ये पावर है कि वो स्टेट को जो उचित लगे वो डायरेक्शन दे सकती है। यूनियन कैन गिव डायरेक्शन एज इट सीम्स नेसेसरी। याद हो तो 256 की लैंग्वेज। ठीक, 256 के अंदर में यूनियन के पास ये पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। अगर वो डायरेक्शन ना माने तो 365 और फिर 356। डायरेक्शन क्यों देने की पावर दी गई 256 में? क्योंकि 256 में डायरेक्शन देने की पावर क्यों दी गई? क्योंकि 355 के अंदर यूनियन ड्यूटी बाउंड है टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स, टू इंश्योर दैट द स्टेट इज रन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक बात। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू लुक एट दीज प्रोविजंस you understand that union is powerful, but then you look at the 7th schedule, state list, concurrent list, union list, and with that you look at 73 article 73 where they say कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो कैसे चलेगी? वो वहां तक चलेगी जहां तक यूनियन के पास लॉ बनाने की पावर है, यानी कि स्टेट यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि यूनियन स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रख सकता। सिर्फ उन केसेस में जब उसको पावर स्टेट लिस्ट पे बनाने की दे दी जाए, राज्यसभा कह दे, इमरजेंसी लग जाए, ट्रीटी कोई भारत ने साइन कर रखी हो, या स्टेट्स रिक्वेस्ट करें। और फिर सबसे जरूरी चीज जो हमने कल देखी थी वो क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पर नॉर्मली एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास हो, अंटिल अनलेस किसी लॉ के अंदर यूनियन ने लिख दे कि भाई कंकरेंट लिस्ट का ये टॉपिक है, इस पर ये लॉ बना हुआ है और इसके अंदर स्टेट को नहीं यूनियन को पावर दी जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर इसको एग्जीक्यूट कराने की। और फिर मैंने आपको एक लाइन बताई थी, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसको दी गई थी? यूनियन को। पढ़ी थी ना कल एमपी जैन में। और राइट टू एजुकेशन के अंदर में हमने देखा था कि बंटवारा था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर जो भी आपके लॉज बने हैं उसमें आप देखोगे बंटवारा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इनमें आप देखोगे कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में बंटवारा है।
तो इंडिया इज फेडरल इफ यू लुक एट दीज प्रोविजंस. इंडिया हैज सम यूनिटरी प्रॉपर्टीज इफ यू लुक एट दोज प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले बताई. तो क्रक्स क्या है? इंडिया इज क्वासी फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा.